तो चैप्टर नंबर 6 में हमारा जो पहला आर्टिकल है दैट इज द आइडिया अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शंस एंड स्टोक्स लॉ। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखना चाहेंगे, इस चैप्टर का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। नॉर्मली हम लोग मैटर को तीन ब्रॉडर कैटेगरीज में या चार में डिफाइन करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा। अब जनरली गैसेस और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये फ्लो कर सकते हैं। सो हर वो चीज जो फ्लो कर सकेगी दैट इज नेम्ड एज फ्लूइड। सो पानी भी आपका फ्लूइड हुआ और इसके अलावा एयर भी एज अ फ्लूइड होगी। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? जब कभी हम किसी बॉडी को किसी लाइक मीडियम में मूव करवाते हैं तो जैसे हम जमीन पे चलते हुए फ्रिक्शन फील करते हैं, ऐसे ही उस मीडियम के पार्टिकल्स के साथ भी फ्रिक्शन क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि आप यहाँ पे ऐसे समझ लें, अगर आप जंप करते हैं 10 मीटर हाइट से, अगर आप एयर में जंप करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप डैमेज कर जाओगे अपनी बॉडी को, लेकिन वही जंप आप 10 मीटर हाइट से पानी में करते हो आप डैमेज नहीं होते। वजह क्या होती है? क्योंकि एयर में जब आप लोग जंप कर रहे होते हैं तो वहां पे आपकी टर्मिनल वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, या आपकी जो वेलोसिटी गेन करते हैं वो बहुत ज्यादा होती है। और इसके मुकाबले में जब आप वाटर में जंप करोगे तो वहां आप इतनी ज्यादा वेलोसिटी अटेन नहीं करते। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है और विस्कोसिटी ऑफ एयर कम है। इस वजह से हमारी टर्मिनल वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू वाटर में कम होगी और एयर में ज्यादा होगी। तो अब स्टोक्स लॉ इसी फ्लूइड फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको ड्रैग फोर्स की कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लेट्स से ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं कोई मेटल बॉल ले, इस ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया या रिलीज कर दिया एयर में या वाटर में या किसी भी मीडियम में। जब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा होगा, इसके ऊपर एक ऐसी फोर्स एक्ट करेगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, जिसे हम नाम देंगे ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स वो फोर्स है जो एक बॉडी पे उस वक्त अप्लाई होती है जब वो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा होता है। तो यहां देखिए, बॉडी के वेट की वजह से वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, ड्रैग फोर्स इसकी मोशन को रिड्यूस कर रही है, अपोज कर रही है। तो हम देखना चाहते हैं ये ड्रैग फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग स्टोक्स लॉ यूज करते हैं। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। ईटा स्टैंड्स फॉर विस्कोसिटी। मतलब अगर मीडियम की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो वहां पे ड्रैग फोर्स भी बहुत ज्यादा होगी। अगर मीडियम की विस्कोसिटी कम हुई तो ड्रैग फोर्स भी कम होगी। इसको समझने का बड़ा आसान सा मेथड है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैं बॉल पॉइंट या मार्कर यहां से रिलीज करूंगा, इसके ऊपर कम ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है क्योंकि एयर की विस्कोसिटी बहुत कम है। लेकिन इसी मार्कर को जब मैं पानी के अंदर थ्रो करूंगा तो ये उतनी ज्यादा वेलोसिटी गेन नहीं कर सकेगा क्योंकि पानी की विस्कोसिटी ज्यादा है। सो जब हमने पानी में ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था तो विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से ड्रैग फोर्स बढ़ गई। पहली बात समझ आ गई। दूसरे नंबर पे उसके बाद अगर आप चेक करें, आपकी किसी भी बॉडी के ऊपर जो ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। R is the radius of the object. Let's say हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस ज्यादा होगा, तो ज्यादा रेडियस होने की वजह से ड्रैग फोर्स ज्यादा एक्ट करेगी, और अगर रेडियस कम है तो ड्रैग फोर्स कम एक्ट करेगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप लोग बाइक पे जा रहे हैं कहीं, आपके हाथ में अम्ब्रेला भी है, तो बाइक हाई स्पीड पे जा रहा है, अम्ब्रेला बंद है, तो आपको शायद इतनी ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टेंस फील ना हो। उसी अम्ब्रेला को आप ओपन कर लें तो आपको वाज़ेह तौर पे फील होगा जैसे हवा आपको पीछे की तरफ धक्का दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने अम्ब्रेला को ओपन किया, इफेक्टिवली हमने उसका रेडियस बढ़ा दिया। जब रेडियस बढ़ गया तो ड्रैग फोर्स को बढ़ जाना चाहिए। इसी तरह से पैराट्रूपर जंप करते हैं हाई एल्टीट्यूड से, वहां भी यही होता है कि जब वो जंप कर रहे होते हैं, इनिशियली उनके पास पैराशूट जो होता है वो क्लोज होता है, तो उनकी ड्रैग फोर्स कम होती है।
जैसे ही पैराशूट फुली ओपन हो जाएगा, वहां पे उनका इफेक्टिव रेडियस बढ़ने की वजह से ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां हम कहना चाह रहे हैं कि रेडियस बढ़ाने से ड्रैग फोर्स कम होती है और रेडियस कम करने से ड्रैग फोर्स कम हो जाती है। तीसरे नंबर पे एक और फैक्टर है व्हिच इज वेलोसिटी। ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती है। अगर बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो तो ड्रैग फोर्स ज्यादा एक्ट करेगी, बॉडी की वेलोसिटी कम हो तो ड्रैग फोर्स क्या होगी, कम होगी। ये चीज भी आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल बाइक नॉर्मल स्पीड पे आप चला रहे हैं, आपको एयर ड्रैग कम फील होगा। अगर आप उसी स्पीड को इंक्रीज करके लेट से 40 से 60 पे ले जाते हैं तो आपको फील होगा ड्रैग ज्यादा है। इसी तरह से वो अगर 80, 100 या 100 से एक्सीड करेंगे, आपको वाज़े तौर पे फील होगा कि कोई फोर्स आपको बहुत ज्यादा पीछे की तरफ धकेल रही है। और लेट से आपके हाथ से या सर से कोई टोपी या कोई चीज उड़ जाती है, गिरती है, वो बहुत दूर जाके गिरती है। वजह क्या होती है कि वहां पे एयर ड्रैग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ड्रैग फोर्स तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज विस्कोसिटी, सेकंड वन रेडियस, थर्ड वन वेलोसिटी। अगर आप तीनों फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे तो आपकी ड्रैग फोर्स बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इन इक्वेशन को कंबाइन करूं, मैं लिख सकता हूं ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। ये ईटा ग्रीक अल्फाबेट है जिसको हम विस्कोसिटी के लिए यूज करते हैं। आर एफ डी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। कांस्टेंट इस केस में आपके पास होता है 6 पाई और ईटा आर वी। ये रिजल्ट आपके पास स्टोक्स लॉ कहलाता है, जो कि ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इस लॉ के मुताबिक यहाँ पे 6 पाई कांस्टेंट है जिसे आप सिंपली के भी कह सकते हैं, और ईटा विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस एंड वी इज वेलोसिटी। ठीक है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर स्लो स्पीड्स हैं, नॉर्मली मतलब कम स्पीड होती है, तो उधर स्टोक्स लॉ इस फॉर्म में यूज होता है। जब आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फाइटर जेट्स मूव कर रहे हैं, एरोप्लेन मूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटीज है, तो उधर ये वाला रिलेशन वैलिड नहीं होगा। वहां पे वो रिलेशन v पावर n होता है, लाइक v पावर 2 भी हो सकता है, v पावर 3 भी हो सकता है, v पावर 4 भी हो सकता है। तो ये आपका स्टोक्स लॉ है जो कि आपको ड्रैग फोर्स और इसके बारे में बताता है।